हेलो, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ग्रेड पाठशाला। मित्रों, ग्रेड पाठशाला चैनल की ओर से क्वालिटी वाले सेक्शन के लिए कवर कर रहे हैं। अगर हम लोग पिछली कक्षाओं की बात करें तो हमारी जो प्रीवियस कक्षाएं हैं उसमें हम लोगों ने प्रस्तावना हो गया, संविधान के भाग हो गए, संविधान की अनुसूचियाँ हो गई, इसके अलावा संविधान का भाग 1 हो, संविधान का भाग नागरिकता वाला हो गया, भाग 3 आपका फंडामेंटल राइट्स हो गए, भाग 4 आपके डीपीएसपी हो गए। इन सभी के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। आप लोगों ने अगर अभी तक इन टॉपिकों के लिए कवर नहीं किया है तो आप लोग एक बार ग्रेड पाठशाला चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और आप लोग इन लेक्चर्स के लिए सभी लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल हैं और आप लोग इनके लिए देख सकते हैं। अगर हम लोग आज की अपनी कक्षा की बात करें तो हम लोगों ने इससे जस्ट पहले राष्ट्रपति वाले टॉपिक के लिए पढ़ा है और राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें इसका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 5 में किया गया है। संविधान का भाग 5 जो आपका है वो आपके लिए संघ के बारे में बताएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जो संविधान का भाग 5 है वो संघ की जानकारी देता है। अनुच्छेद 52 से शुरुआत होगी और अनुच्छेद 151 आते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें 52 से लेके 151 तक, तो इसमें हम लोगों ने जो पहला लेक्चर करा है, इससे पिछला वाला जो हम लोगों ने लेक्चर है वो राष्ट्रपति के बारे में जाना है। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जो जानेंगे वो हमारा राष्ट्रपति का लेक्चर नंबर 2 होगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं फिर अपनी कक्षा के लिए। राष्ट्रपति के पार्ट 2 में हम लोग राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, प्रेसिडेंट्स जो पावर है, इनके बारे में हम लोग एक बार जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए मित्रों, फिर शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज के अपने सेशन के लिए। चलिए, इससे पहले एक बार हम लोग जान लें कि राष्ट्रपति के तौर पर आप लोगों के लिए बता दें कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन के सम्राट के समान है। आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के पद के लिए कहाँ से लिया गया है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 52 है वो बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वही अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो आपकी राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अनुच्छेद 54 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है। 55 में क्या है, रीति दे रखी है। 56 में इनकी पदावधि दे रखी है। 7 में री निर्वाचन की बात की गई, कितनी भी बार नॉमिनेट हो सकते हैं। 58 में इनकी योग्यताएं दे रखी हैं। 59 में इनके पद की शर्तें दे रखी हैं। 60 में क्या है, अनुच्छेद 60 में बताया गया राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल था राष्ट्रपति से रिलेटेड वो आपका महाभियोग था कि राष्ट्रपति जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाएगा। तो आज की कक्षा में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां को जानने का प्रयास कर रहे हैं प्रेसिडेंट की पावर के लिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों से। सबसे पहले हम लोग जो जानेंगे वो राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्तियों के लिए जानना है, तो हम लोग जानना है राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये कार्यपालिका होता क्या है। आप लोगों ने कई बार एक शब्द सुना होगा, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका। इन तीनों में अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका आपकी क्या है और न्यायपालिका क्या होती है। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि जो कानून बनाता है उसके लिए विधायिका बोलते हैं। जैसे संसद के आपके सदन है, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, इसके जो मंत्री हैं वो क्या है, कानून बनाते हैं। तो कानून बनाने वाले कौन हो गए, विधायिका। अब इसके लिए लागू कौन कराता है, इसको लागू करने का काम राष्ट्रपति जी का है। इसका मतलब वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे, कार्यपालिका। तो विधायिका कानून बनाएगी और इसके लिए जो अनुमति प्रदान है वो कौन कराता है, कार्यपालिका कराती है। और न्यायपालिका इसकी जांच करती है कि जो कानून बनाया गया है ये आपका वैलिड होगा या फिर आपका नहीं होगा। तो कार्यपालिका से रिलेटेड राष्ट्रपति के बाद में क्या शक्तियां हैं, इन सभी के लिए हम लोग क्या है, साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद नंबर 53 की, आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 53 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 53 है वो बताता है कि कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं, कानून बनकर जो तैयार होगा, कानून के लिए बनाएगा, ठीक है, कानून के लिए बनाएगा, लागू कराने का जो काम है वो किसका है, कार्यपालिका का। तो कानून को लागू कराने वाली जो शक्ति है कार्यपालिका, तो कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं सभी किसके हाथों में है, राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती हैं। ये अनुच्छेद हमें कौन सा बताएगा, 53 बताएगा। और राष्ट्रपति के बारे में हम लोग इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति की जो पहली कार्यपालिका शक्ति है वो यही है कि कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं, कानून बनाने वाली जितनी भी शक्तियां, कानून लागू करने वाली जितनी भी शक्तियां हैं,
सारी की सारी किसके हाथों में दे रखी है? भारत में राष्ट्रपति के हाथों में दे रखी है। तो आप लोग कहेंगे कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है। इस बात की जो जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है? तो आप लोग कहेंगे कि इस बात की जो जानकारी है वो हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा बताता है? अनुच्छेद बताएगा 56, अनुच्छेद बताएगा 53। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति की और कार्यपालिका से रिलेटेड आपकी शक्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आप लोग के लिए 2 आर्टिकल एक साथ ध्यान रखने हैं। एक तो आर्टिकल 74 ध्यान रखना है, इसके साथ में आपके लिए आर्टिकल ध्यान रखना है 75। अब आपके लिए पता होगा कि राष्ट्रपति अगर कोई काम कर रहा है, राष्ट्रपति अगर कोई क्या है कार्य कर रहा है, तो अपने आप से तो राष्ट्रपति कोई कार्य नहीं कर सकता है, तो राष्ट्रपति को क्या है सलाह देने वाला होगा। तो अनुच्छेद जो 74 है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देती है कि आपके लिए ये कार्य करना चाहिए या फिर ये कार्य नहीं करना चाहिए। और ये जो कार्यपालिका के लिए मतलब कहने का मतलब ये कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद दे रखी है। इसमें बताया गया है कि जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा, प्रधान होगा, वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसका जो मुखिया है वो भारत का कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये आपकी राष्ट्रपति की कौन सी है? दूसरी कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो आप लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और अगर इस मंत्रिपरिषद की बात करें तो इस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है, मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है, प्रधान है, वो कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री। ये जो जानकारी है वो हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो ये हमें जो अनुच्छेद 74 नंबर है इसकी जानकारी देता है। अब आखिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री जी की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? तो अनुच्छेद 75 के तहत करेंगे। ये भी राष्ट्रपति की क्या है? कार्यपालिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत आता है। तो आप लोग अनुच्छेद 75 में कहेंगे कि जो प्रेसिडेंट है, जो आपके क्या है प्रेसिडेंट हैं, ये किसकी नियुक्ति करेंगे? तो प्रेसिडेंट किसकी नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। और प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी अन्य जो मंत्रिमंडल है इसमें क्या है? मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इस बात की जो जानकारी है वो हमें कौन सा अनुच्छेद देगा? तो आप लोग कहेंगे कि इसकी जो जानकारी है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 75 से प्राप्त होती है। तो अभी तक हम लोगों ने कार्यपालिका की शक्ति में 53 के लिए जाना है, 74 के लिए जाना है, इसके अलावा 75 के लिए। 53 बताता है कार्यपालिका की जो समस्त शक्ति है, क्योंकि राष्ट्रपति की हम लोग क्या है कार्यपालिका शक्ति पढ़ रहे हैं, तो कार्यपालिका के संबंधी जो शक्तियां वो सारी की सारी किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अब राष्ट्रपति अगर कोई काम कर रहे हैं तो काम करने के लिए इनके लिए सलाह देने के लिए कोई ना कोई तो होगा। तो राष्ट्रपति को कार्यों के सलाह देने के लिए कौन होता है? एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका मुखिया आपका कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 74 में कर दिया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 75 क्या बताता है? अब ये जो मुखिया है यही भारत का कौन है? प्रधानमंत्री। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 75 के तहत किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की ओर, कार्यपालिका की शक्तियों में। तो अगला आपके लिए ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 76, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल नंबर 76 में किसका उल्लेख है? आर्टिकल नंबर 76। अगर हम लोग क्या है आर्टिकल नंबर अगर 76 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 76 में बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं महान्यायवादी, तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो भी किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आता होगा कि जो महान्यायवादी होता है इसका कार्य क्या होता है? आपका महान्यायवादी का आपका कार्य क्या होगा? तो महान्यायवादी आपका सरकार का एक प्रकार का वकील होता है। सरकार के लिए कानूनी जो सलाहकार है वो आपका कौन है? अटॉर्नी जनरल है। सरकार के लिए अगर कानूनी सलाह चाहिए होती है तो वो आपके लिए कौन प्रोवाइड कराएगा? सरकार के लिए जो प्रोवाइड कराने का काम है वो आपका अटॉर्नी जनरल करता है। तो अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। तो आप लोग कहेंगे इसमें अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या है? महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, इसके लिए हम लोग क्या है? अटॉर्नी
जनरल बोलते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि जो अटॉर्नी जनरल है वो है कौन? सरकार का वकील। अरे सरकार के लिए भी तो क्या है, अगर कोई केस आ रहा है तो सरकार को भी लड़ने के लिए वकील की आवश्यकता है, तो सरकार के लिए जो सलाह देगा, वकील का कार्य करेगा, वो आपका कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल। इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? तो आप लोग कहेंगे अनुच्छेद नंबर 76 के तहत करते हैं। आगे हम लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रपति के बारे में और क्या शक्ति हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में ये शक्ति है, आर्टिकल नंबर 78 बताता है। संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 78 है वो बताएगा कि मंत्रिमंडल में, कहने का मतलब जो मंत्रिपरिषद है, इसमें दैनिक दिन की क्या गतिविधि रही है। जैसे आज की अगर हम लोग बात करें, आज की जो आपके डेट है, मान लो 20 जून है, 20 जून को मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से कार्य हुए हैं, इसकी जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री किसके लिए देगा? राष्ट्रपति। तो मंत्रिपरिषद में जो भी काम हो रहे हैं उन दैनिक कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति के लिए कौन प्रोवाइड कराएगा? प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो उनके लिए जानकारी प्रोवाइड कराएगा। इसकी जानकारी कहां? आर्टिकल नंबर 78 में। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के दैनिक कार्यों की जानकारी मंत्री परिषद के दैनिक कार्यों की जानकारी पीएम किसके लिए प्रोवाइड कराएगा? प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति को क्या है? प्रोवाइड कराएगा। ये हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो आप लोग कहेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा बताएगा? 78 बताएगा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के, अगर हम लोग अनुच्छेदों की ओर चलें तो आप लोग कहेंगे कि अनुच्छेद नंबर जो 148 है भारतीय संविधान का, अगर अनुच्छेद 148 की बात करें तो इसमें बताया गया है कैग के बारे में बताया गया है, कॉम्पट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार जब खर्च करती है, आपका पता होगा कि हमारा जो वित्तीय वर्ष है इसमें क्या है? बजट आता है। तो बजट आता है तो अलग अलग जो राज्य की सरकार है इनके लिए क्या है? बजट दे दिया जाता है। अभी किस प्रकार से खर्चा कर रही है, मान लो किसी राज्य सरकार के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, अब वो किस प्रकार से खर्च कर रही है, तो वर्ष के अंत में इसकी जो जांच है वो किसके द्वारा की जाती है? कैग के द्वारा की जाती है। तो कॉम्पट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, इसकी जो नियुक्ति है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 148 में। और इसकी जो नियुक्ति है वो भी नियुक्ति का अधिकार किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में है। तो आप लोग कहेंगे अनुच्छेद नंबर 148 में किसकी नियुक्ति की जाएगी? कैग की नियुक्ति की जाएगी। तो कैग की जो नियुक्ति है वो भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो आपके लिए अनुच्छेद नंबर 76 और 78 दोनों ध्यान रखने, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं। सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है, अनुच्छेद आपका क्या हो गया? 76 हो गया, ये किसके बारे में जानकारी देता है? तो आप लोग कहेंगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है वो आपके लिए जानकारी देगा अटॉर्नी जनरल के बारे में, और आपका भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 है वो कैग के बारे में जानकारी देगा। तो आप लोग अटॉर्नी जनरल और कैग के बारे में समझ होंगे। अटॉर्नी जनरल का कार्य क्या है? ये सरकार का वकील होता है। कैग के बारे में बात करें तो सरकार क्या है? जो पैसा दे रही है, बजट जो दे रही है, वो राज्य सरकार किस प्रकार से खर्च कर रही है, इसकी जो जांच करने का काम है। पैसा मिलने के बाद में जब खर्च किया जा रहा है तो आप ये समझो कि उत्तर प्रदेश सरकार में क्या है, किसी नदी पर, मान लो गंगा नदी पर क्या है? सेतु का निर्माण होना है, ब्रिज का निर्माण होना है, उसमें क्या है? 50 करोड़ बताएगी, 50 करोड़ उसमें रुपए लगेगा। तो पुल बनने के बाद में जब तैयार होगा तो कहां कहां कैसा पैसा दिया गया है, कंस्ट्रक्शन वाली साइड पर मजदूरों के लिए कितना दिया गया है, इसके अलावा सीमेंट हो गया, बजरी हो गया, ये सब चीजों के लिए जो आय व्यय है इसकी जो जानकारी है वो कौन इकट्ठा करेगा? कैग इकट्ठा करता है। तो कैग का कार्य क्या होता है कि कार्य होने के बाद में जो पैसा लगा है इसकी जो जांच है वो आपका कौन करेगा? कैग करेगा। आगे आपके लिए ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 263। तो आर्टिकल नंबर 263 में कहा गया है कि केंद्र का मतलब सेंट्रल और स्टेट आपके, इनके मध्य को क्या है? बढ़ावा देना है, आपस में क्या है? सहभागिता को सुनिश्चित करना है। तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा अंतरराज्यीय परिषद। तो अंतरराज्यीय परिषद का जो गठन है वो भी किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यूपी टेट का जब 2021 में एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतरराज्यीय परिषद का जो गठन है वो आर्टिकल 263 के तहत होता है, तो इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? तो आप लोग कहेंगे इसकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इसका जो अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो आप लोग कहेंगे कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन, अंतरराज्यीय परिषद का मतलब क्या है? केंद्र राज्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन। और ये अंतरराज्यीय परिषद है क्या? ठीक है, आप लोग कहेंगे केंद्र और राज्य के मध्य में
संबंध को क्या है, सुधारना है। संबंध को सुधारने के लिए क्या है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये कौन करता है, ये भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा आपके लिए एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी अगर क्षेत्र जिसके लिए जनजाति या फिर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना हो, तो इसका भी जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास में है। मान लो छत्तीसगढ़ का कोई एरिया है, इसके लिए जनजाति क्षेत्र घोषित करना है, तो ये शक्ति किसके पास में, भारत के राष्ट्रपति के पास में है। अब वहां पर जो नियम और कानून है वो किसके अनुसार चलेंगे, राष्ट्रपति के अनुसार चलते हैं। राज्य के लिए इससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो अभी तक हम लोगों ने राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं, इसमें हम लोगों ने किन किन अनुच्छेदों के लिए पढ़ा है, एक बार हम लोग जानने रहे। अनुच्छेद नंबर जो 53 है वो बताएगा कि कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं सारी की सारी किसके हाथों में है, राष्ट्रपति के हाथों में है। अब राष्ट्रपति अगर महोदय कोई कार्य कर रहे हैं तो इनको सलाह देने के लिए कौन होगी, मंत्रिपरिषद, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। इस बात की जानकारी अनुच्छेद नंबर 74 देता है। अभी जो प्रधानमंत्री, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो आप लोग कहेंगे प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, 75 के तहत ये करते हैं। इसके अलावा अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पे कौन कर देगा, राष्ट्रपति कर देता है। आगे अनुच्छेद 76 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद नंबर 76 क्या बताएगा, अनुच्छेद नंबर 76 बताता है कि भारत सरकार का जो वकील है, जिसके लिए हम लोग महान्यायवादी बोल रहे हैं, अटॉर्नी जनरल बोल रहे हैं, इसकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद नंबर 76 में। आगे अनुच्छेद नंबर 78 में कहा गया है कि मंत्री परिषद में दैनिक जो कार्य हो रहे हैं, इन सभी की जो जानकारी है वो किसके द्वारा दी जाती है, इसकी भी जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री का दायित्व होगा किसके लिए प्रोवाइड कराए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रोवाइड कराए। आगे चल के अनुच्छेद जो नंबर 148 है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, कॉम्प्ट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। कॉम्प्ट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल का मतलब क्या है कि सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है तो इसके आय व्यय की जो जानकारी है बाद में कौन रखेगा, कैग रखता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपकी जो नियुक्ति, कैग की जो नियुक्ति वो भी आपकी किसके द्वारा की जाएगी, तो आप लोग कहेंगे कैग की नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, केंद्रीय एवं महालेखा परीक्षक। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की दूसरी शक्तियों की ओर, और ये जो आपकी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं ये आपके होने वाली हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। तो अब हम लोग जानना है कि आखिर राष्ट्रपति की कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। तो राष्ट्रपति महोदय के पास में न्याय के संबंध में, जुडिशियल के संबंध में कौन कौन सी पावर्स दे रखी है, इनका हम लोग उल्लेख कर रहे हैं। इनके उल्लेख में सबसे पहले हमें जो जानना है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका पॉइंट रहेगा वो आर्टिकल नंबर आपका 72 रहेगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर आपका 72 रहेगा, और संविधान का जो आर्टिकल नंबर 72 है इसके बारे में बताएगा। आप लोग कहेंगे कि क्षमादान के बारे में बताता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति जी की जो क्षमादान की शक्ति है इसका उल्लेख अनुच्छेद 72 में किया गया है। अब आखिर हम लोग जानना है कि क्षमादान का मतलब क्या है। तो क्षमादान के अंतर्गत इसने 5 कैटेगरियां बताई गई हैं कि राष्ट्रपति जी क्या है, 5 कैटेगरियों के अंतर्गत जो सजा पाए व्यक्ति इसके लिए किस प्रकार से सजा को कम किया जा सकता है। तो इसके हम लोग 5 टाइपों को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसके ये जो 5 टाइप है वो आपके क्या है। तो सबसे पहला इसमें जो होगा वो आपका क्षमा हो जाएगा, सबसे पहला आपका क्षमा हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे की बात करें तो इसमें आपका लघुकरण हो जाएगा, अगला आपका परिहार हो जाएगा, चौथा आपका विराम हो गया, पांचवा आपका प्रविलंबन हो गया, प्रविलंबन हो गया। अब एक एक करके हम लोग क्या है इनके अर्थों को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आपके पास में ये जो शब्द दे रखे हैं इन सभी के मतलब आपके क्या हैं। सबसे पहले तो आप लोग यही जान गए कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की जो शक्ति है इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 72। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है इसके अंतर्गत आपके 5 पॉइंट है। पहला क्या है, क्षमा, दूसरा आपका लघुकरण, तीसरा आपका परिहार हो गया, चौथा आपका विराम हो गया, पांचवा आपका प्रविलंबन हो गया। अब इनके हम लोग क्या है अर्थों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्षमा का मतलब क्या है कि मान लो
भारत सरकार का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसने क्या है किसी व्यक्ति के लिए मृत्यु दंड दे दिया है। अब वो राष्ट्रपति के पास में जा रहा है क्या, क्षमादान के लिए। तो राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है कि मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति के लिए क्या है, पूरी तरीके से निर्दोष का मतलब क्या है, पूरी तरीके से मुक्त कर देगा और कहेगा कि जाओ आप एकदम क्या पूरी तरह फ्री हो, निर्दोष की तरह आप लोग अपना जीवन जी सकते हो। तो यही आपकी कहलाती है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में पहला पॉइंट, जिसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, क्षमा। तो क्षमा के अंतर्गत क्या है, क्षमा के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड पाए व्यक्ति के लिए पूरी तरीके से मृत्युदंड के लिए क्या है, समाप्त कर देगा। ठीक है, पूरी तरीके से मृत्युदंड के लिए क्या है, समाप्त, मृत्युदंड को समाप्त, और ये जो दोष है इसके लिए क्या है, मुक्त कर देगा। ठीक है, पूरी तरीके से दोष मुक्त कर देगा। आगे हम लोग चल रहे हैं क्या, लघुकरण की ओर। तो लघु का मतलब क्या होता है, छोटा करना। छोटा करने का मतलब क्या है, नेचर। नेचर का मतलब क्या है, प्रकृति। तो प्रकृति को अगर चेंज करना है, सजा की जो प्रकृति है, दंड की जो प्रकृति है, इसके लिए चेंज करना है, तो यही आपका क्या कहलाता है, लघुकरण कहलाता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के लिए मृत्यु दंड दिया गया है, किसी व्यक्ति के लिए क्या है, मृत्यु दंड दिया गया है। अब वो राष्ट्रपति के पास में जा रहा है, राष्ट्रपति से कह रहा है कि मुझे क्या है, क्षमा कर दिया जाए, क्षमादान कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति अगर उसके लिए क्षमा ना करना चाहे तो वो क्या है, उसके ये जो दंड मिला हुआ है इसके नेचर में चेंज कर सकता है। नेचर में किस प्रकार से चेंज करेगा, कहेगा कि आपके लिए क्या है, मृत्युदंड मिला हुआ है, तो हम आपके मृत्युदंड की जो सजा है इसके लिए हम लोग क्या है, उम्र कैद में बदल सकते हैं। मतलब आपके लिए फांसी तो नहीं दी जा रही है, लेकिन आपके लिए क्या है, उम्र कैद कर दे रहे हैं। या फिर मान लो किसी व्यक्ति के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास मिला हुआ है, मतलब जो सजा है वो कठोर है, कठोर कारावास है। वो राष्ट्रपति जी से अगर विनती कर रहा है तो राष्ट्रपति जी टाइम में तो चेंज नहीं करेंगे, 10 वर्ष का 10 वर्ष ही रहेगा, लेकिन कठोर कारावास के लिए क्या है, साधारण कारावास में बदल सकते हैं। मतलब जो सजा है उसकी वो क्या है, सजा का जो नेचर है, प्रकृति, उसमें क्या है, चेंज कर दिया। तो लघुकरण का मतलब क्या होता है, लघुकरण का मतलब होता है कि मृत्यु दंड के लिए किसमें चेंज कर दिया, मृत्यु दंड के लिए चेंज कर दे रहे हैं उम्र कैद में, मृत्यु दंड के लिए उम्र कैद में चेंज कर दिया जाएगा। या फिर कठोर कारावास के लिए, कठोर के लिए क्या है, साधारण कारावास में चेंज कर दिया जाएगा। और लघुकरण का मतलब आप लोग बताएंगे कि लघुकरण का मतलब होता है नेचर में चेंज करना। ठीक है, प्रकृति में क्या है, चेंज करना, नेचर के लिए हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं परिहार। परिहार का मतलब क्या होता है, परिहार का मतलब होता है समय चेंज करना। नेचर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, नेचर में हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। 10 साल की कठोर कारावास है तो इसके लिए 10 साल का ही रहने देना है। ठीक है, 10 साल का जो कठोर कारावास है इसके लिए 10 साल का ही रहने देना है, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या है, टाइम घटा दे रहे हैं। टाइम का मतलब क्या है, 10 से घटा के कितना कर दिया, 5 साल। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, प्रकृति तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन ठीक है टाइम, यहाँ सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, आपके लिए ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग क्या है, टाइम चेंज कर सकते हैं। चलिए परिहार की अगर हम लोग बात करें तो परिहार का मतलब आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, मान लो क्या है, 10 वर्ष की सजा है, अब इसके लिए कितना चेंज कर दिया जाएगा, 5 वर्ष में। ठीक है, लेकिन ये कठोर से कैसा रहेगा, कठोर ही रहेगा। मतलब क्या है, नेचर में चेंज नहीं करना है। टाइम में तो चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन नेचर में किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है। ये आपका परिहार हो गया। इसके बाद में आपका क्या है, विराम। विराम का मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए रोकना, कुछ समय के लिए क्या है, रोकना। जैसे क्या है, कुछ विशेष अवस्था है, जैसे किसी स्त्री की गर्भावस्था है, या फिर कोई व्यक्ति क्या है, वृद्ध अवस्था में है, या फिर वो क्या है, बीमार है, तो कुछ समय के लिए क्या है, कुछ समय के लिए ये जो सजा है इस पर विराम लगाया जा सकता है। इसके अलावा प्रविलंबन। प्रविलंबन अधिकतर उन केसों में चलता है जिस समय व्यक्ति के लिए क्या है, फांसी की सजा दे दी गई है और राष्ट्रपति जी जो महोदय है वो हमारे देश से क्या है, बाहर हैं, तो फिर वो क्षमादान की शक्ति मांगेगा किससे, तो कुछ समय के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, रोक लगा देगा कि जब तक राष्ट्रपति महोदय नहीं है तब तक हम लोग क्या है, इसकी जो सजा है इसके लिए यहीं पर विराम दे रहे हैं। तो प्रविलंबन का भी मतलब आपका क्या है, स्थगित, कुछ समय के लिए क्या है, स्थगित कर दिया जा रहा है, स्थगित करना। तो ये आपके राष्ट्रपति की क्या है, क्षमादान शक्ति हो गई। तो एक बार मैं दोबारा से आपके लिए बताना के प्रयास कर रहा हूं कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप लोग कहेंगे अनुच्छेद नंबर 72 में। इसमें कितने प्रकार की कैटेगरियां बांटी गई हैं, 5 प्रकार की कैटेगरियां। सबसे पहला आपका क्या होगा, क्षमा। क्षमा का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति जी अगर कोई व्यक्ति के लिए मृत्यु दंड मिला हुआ है तो इसके लिए पूरी तरीके से क्या है, दोष मुक्त कर सकते हैं कि जाओ आप लोग क्या दोबारा से अपराध कर सकते हो। कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आप लोग क्या है, निरपराध आपके लिए क्या है, निरपराध घोषित कर दिया गया है। आप लोग अब अपराधी की कैटेगरी में नहीं है, आप लोग पूर्ण रूप से फ्री होकर घूम सकते हैं।
आगे क्या है, दूसरा आपका लघुकरण हो गया। लघुकरण का मतलब क्या है, नेचर को चेंज करना है। लघुकरण का मतलब क्या है, नेचर को चेंज करना है। मृत्युदंड अगर दिया गया है तो इसके लिए उम्र कैद में चेंज कर दे रहे हैं। इसके अलावा अगर 10 साल की क्या है कठोर कारावास है तो इसके लिए क्या है 5 वर्ष की अगर 10 वर्ष की क्या है कठोर कारावास तो इसके लिए क्या है 10 वर्ष की साधारण कारावास में चेंज कर दिया, मतलब जो दंड है इसके लिए कम कर दिया गया है। आगे बढ़ रहे हैं परिहार की ओर। तो लघुकरण और परिहार में अंतर यह है कि परिहार में क्या है, दंड की मात्रा में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। कठोर अगर कारावास है तो कठोर कारावास ही रहेगा, लेकिन टाइम पीरियड क्या है घटा दिया जाएगा। मान लो 10 साल से घटा के वही कितना कर दिया, 5 साल कर दिया। अगला क्या है विराम। विराम का मतलब कुछ समय के लिए सजा के लिए क्या है टाल दिया जाएगा। जैसे गर्भावस्था किसी महिला की है या फिर वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति है या फिर बीमार व्यक्ति है तो कुछ समय के लिए सजा के लिए क्या है टाल दिया जाएगा। प्रविलंबन का मतलब क्या है, स्थगित कर देना। अधिकतर इन केसों में होगा अगर किसी व्यक्ति के लिए फांसी मिली हुई है, राष्ट्रपति जी अगर महोदय भारत से बाहर हैं तो कुछ समय के लिए उसकी जो फांसी की सजा इसके लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति की आपकी क्या है क्षमादान शक्ति हो गई, जिसका उल्लेख आपके अनुच्छेद नंबर 72 में किया गया है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं अगले अनुच्छेद की ओर राष्ट्रपति की ओर से। ये आपका क्या है अनुच्छेद नंबर 124, आर्टिकल नंबर 124। आप सभी जानते हैं आर्टिकल नंबर 124 और आर्टिकल नंबर 217 के लिए एक साथ ध्यान रखना है। इसके अलावा एक आर्टिकल आपके लिए और ध्यान रखना है राष्ट्रपति से रिलेटेड, वो आपका कौन सा हो जाएगा 143। अब इन अनुच्छेदों में किसके बारे में बात कही गई है तो आपके लिए जानना है। अगर हम लोग बात करें न्यायपालिका के अंतर्गत तो न्यायपालिका के अंतर्गत जो आपका टॉप पे है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। पूरे अगर हम लोग संघ की बात करें तो संघ में जो आपका टॉप पर है वो आपका कौन है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में आपके लिए पता है एक मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसकी जो नियुक्ति है उसका अधिकार किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में। तो आप लोग कहेंगे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है, सीजेआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी जो नियुक्ति है, सीजेआई की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो राष्ट्रपति के पास में अनुच्छेद 124 के तहत यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। यही अधिकार है उसके पास में क्या है, आर्टिकल 217 में है। इसमें बताया जाएगा कि जिन राज्यों में क्या है उच्च न्यायालय है, जिन राज्यों में क्या है उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, तो इनके मुख्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो हाई कोर्ट में क्या है, हाई कोर्ट में आपके क्या है जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट में आपके मुख्य न्यायाधीश की भी जो नियुक्ति का अधिकार है वो किसके पास में, भारत के राष्ट्रपति के पास में। किस अनुच्छेद के तहत, तो आप लोग कहेंगे अनुच्छेद नंबर 217 के तहत। सार्वजनिक महत्व का अगर कोई प्रश्न है, सार्वजनिक अगर महत्व सभी के भलाई के लिए अगर कोई प्रश्न है, इस पर राष्ट्रपति महोदय के लिए लग रहा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से क्या है सलाह लेना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए क्या एकदम स्वतंत्र है, वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट उसके लिए सलाह देगा, अब वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सलाह के लिए मानता है या फिर नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग रहा है, इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो अनुच्छेद नंबर 143 में सीधे सीधे शब्दों में कहा गया है कि राष्ट्रपति जी क्या है किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह प्राप्त करने का अधिकार, सलाह प्राप्त करने का अधिकार, क्या सलाह मांगने के लिए बाध्य है। तो आप लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति जी किसी भी प्रकार से सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना परंतु बाध्य नहीं, परंतु बाध्य नहीं। सलाह तो मांग सकते हैं लेकिन बाध्य नहीं है। तो ये आपकी क्या होगी, राष्ट्रपति की न्यायपालिका संबंधी शक्तियां। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं इनका कि राष्ट्रपति की जो आपकी न्यायपालिका संबंधी शक्तियां हैं, इनमें अंतर्गत आपके लिए अनुच्छेद 4 ध्यान रखने, कौन कौन सा, अनुच्छेद नंबर 72 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछेगा राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद नंबर 72 में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 124, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 217, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का अधिकार आर्टिकल नंबर 143। ये राष्ट्रपति जी की आपकी कौन सी शक्तियां हैं, तो राष्ट्रपति जी की आपकी हो गई न्यायपालिका संबंधी शक्तियां। अब हम लोग बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के आपातकालीन संबंधी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति जी की आपातकालीन शक्तियां।
आपातकालीन का मतलब होता है इमरजेंसी, ठीक है। राष्ट्रपति जी की आपकी क्या है, इमरजेंसी पावर्स। तो सबसे पहले आपके लिए यह ध्यान रखना है कि आपातकालीन संबंधी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति जी की कहां से ली गई हैं, जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। इनका जो सोर्स है वो आपका क्या रहता है, जर्मनी रहता है। सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं इनका उल्लेख भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत आया है, किस देश से लिया गया है, तो आप लोग कहेंगे कि इनके लिए भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से उठाया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान उधारी थैला है और इसमें जो शक्तियां हैं वो हम लोगों ने क्या है, दूसरे देशों से उधार ली हैं। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन अगर शक्तियों की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में बताया गया है। सबसे पहला जो आपातकाल होगा वो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, इसके लिए अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। राष्ट्रीय अगर आपातकाल की बात करें तो आप लोग कहेंगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है वो हमें किसके बारे में जानकारी देगा, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जानकारी देता है। अभी आखिर आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है, आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल है क्या। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि अगर कभी भी युद्ध की कंडीशन बन रही है या फिर बाह्य आक्रमण की कंडीशन बन रही है या फिर सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन बन रही है, तो इन कंडीशनों में क्या है, जो राष्ट्रपति है उसके पास में ये शक्ति दी गई है वो पूरे देश में क्या है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के लिए क्या है, लगा सकता है, मतलब नेशनल इमरजेंसी लगा देगा। और इसमें जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार है इसका भी क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। आर्टिकल 21 आपके जो आर्टिकल 20 और 21 हैं ये व्यक्ति के लागू रहेंगे, बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं इन सभी के लिए भारत सरकार के द्वारा व्यक्तियों से छीन लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपके लिए जानना है कि राष्ट्रीय आपातकाल किन कंडीशन में लगता है। तो अगर किसी देश के साथ में युद्ध की संभावना बनी हुई है या फिर कोई शत्रु हम पर क्या है, अटैक कर रहा है, मतलब बाहरी आक्रमण होने वाला है जिसके बारे में हमें कोई आभास नहीं है, या फिर हमारे जो सरकार है इसमें क्या है, सशस्त्र विद्रोह की भावना जागृत हो जाए, तो राष्ट्रपति जी क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए लगा सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल किन कंडीशन में लगेगा। तो या तो क्या है, युद्ध की कंडीशन बनी हुई है, या फिर बाह्य आक्रमण की कंडीशन है, या फिर सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब है कि सरकार के खिलाफ लोग क्या है, हथियार लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सशस्त्र विद्रोह। ये शुरुआत में नहीं था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हमने सशस्त्र विद्रोह के लिए जोड़ा है। इसके स्थान पर शुरुआत में आपका आंतरिक अशांति हुआ करता था। अब आपसे क्वेश्चन ये सीधे सीधे ये पूछा जा सकता है कि जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल अगर इमरजेंसी की बात करें तो आपसे पूछेगा कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है अब तक भारत में कितनी बार लगाया जा चुका है। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल जो इमरजेंसी वो आपकी भारत में अभी तक 3 बार लगाई चुकी है, और ये जो तीनों कंडीशन दे रखी है इन तीनों कंडीशन में आपका राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तो सबसे अगर पहले हम लोग बात करें अभी तक कितनी बार लगा है, 3 बार लग चुका है। आप लोग कहेंगे 3 टाइम्स लग चुका है। और ये 3 टाइम आपका कब कब लगा है, तो सबसे पहले आपके लिए ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार आपका लगेगा, सबसे पहली बार जो आपका लगेगा वो 1962 में लगेगा। 1962 में क्या होता है, 1962 में जो चाइना है वो धोखे से हम पर क्या है, हमला करेगा। इसका मतलब चाइना जब हम पर हमला करेगा तो ये क्या हो गया, बाह्य आक्रमण। तो भारत, जो चाइना है वो भारत पर हमला करेगा, तो ये आपका बाह्य आक्रमण के समय। तो आप लोग कहेंगे कि इंडिया वर्सेस चाइना, भारत वर्सेस चाइना। तो चाइना हम पर क्या है, अटैक कर रहा है, ठीक है। चाइना हम पर क्या है, अटैक कर रहा है, बाह्य आक्रमण कर रहा है। तो उस समय भारत सरकार के द्वारा लगाया जाएगा, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाएगा। सेकंड टाइम हम लोगों पर कब लगेगा, तो सेकंड टाइम लगेगा जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का क्या है, वॉर होगा। इंडिया और पाकिस्तान का क्या है, वॉर होगा, मतलब युद्ध होगा। तो आप लोग जान गए युद्ध वाली कंडीशन में भी लग चुका है। और बाह्य आक्रमण, सबसे पहले बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण कौन करता है, चाइना करता है। कब करेगा, 1962 में। दूसरी बार कब लगेगा, युद्ध वाली जब कंडीशन है, भारत और पाकिस्तान की सेना जब आमने सामने है, तो युद्ध वाला कंडीशन हो गया, इस समय लगाया जाता है। और तीसरी बार आपका कब लगेगा, तो आपके लिए ध्यान रखना है कि जो थर्ड टाइम लगा है वो आपका 1975 में है। और इसका जो आधार है वो क्या था, आंतरिक अशांति। कांग्रेस की सरकार में आपस में ही क्या थे, आंतरिक अशांति जब फैल गई, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या है, आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया था। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट थे,
ये जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है किन कंडीशन में लगाया जाएगा, तो 3 कंडीशन है आपकी। सबसे पहला बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण का मतलब जिसके बारे में हमें कोई आभास नहीं है। जैसे चाइना ने हम पर बाह्य आक्रमण किया था कब, 1962 में, तो पहली बार आपका 1962 हो गया। दूसरा आपका क्या है, वॉर की कंडीशन, युद्ध की कंडीशन बन रही है। युद्ध की कंडीशन आपकी कब बनी थी, 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने थी। तो राष्ट्रपति जी ने क्या है, दूसरी बार आपका क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल में नेशनल इमरजेंसी के लिए लागू कर दिया। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका लगेगा सशस्त्र विद्रोह। शुरुआत में इसका नाम हुआ करता था आंतरिक अशांति, 1975 में लगाए, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर हम लोग एक शब्द का प्रयोग करेंगे जिसके लिए क्या बोला जाएगा, सशस्त्र विद्रोह। मतलब सरकार के समक्ष क्या है, सशस्त्र विद्रोह, शस्त्र लेकर क्या है, विद्रोह कर दिया जाएगा, तो यह आपका सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। इसमें आपके लिए यह ध्यान रखना है कि मान लो संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं, संसद के जो सत्र है वो नहीं चल रहे हैं। आपके लिए पता होगा संसद के 3 सत्र चल रहे हैं, ग्रीष्मकालीन हो गया, इसके अलावा आपका क्या है, शीतकालीन सत्र हो गया, और इसके अलावा आपका मानसूनी सत्र हो गया। 3 आपके सत्र चल रहे हैं। इसके दौरान अगर कोई टाइम पीरियड ऐसा है कि जिस समय आपका जो पार्लियामेंट है वो नहीं चल रही है, और राष्ट्रपति जी के लिए क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है, तो फिर क्या होगा, तो राष्ट्रपति जी क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी, लेकिन वो कितने दिन तक वैलिड रहेगी, 30 दिन तक वो आपकी वैलिड रहेगी। इसके बाद में संसद के जो सदन है उससे उनके लिए क्या है, विशेष बहुमत लेना होगा, और विशेष बहुमत के द्वारा जब ये पारित हो जाएगा 2/3 के द्वारा, तो इसकी जो वैलिडिटी है वो कितने करी जा सकती है, 6 महीना तक इसके लिए बढ़ाया जा सकता है, और 6-6 महीने करके राष्ट्रपति जी तब तक लगा सकते हैं जब तक कि जो कंडीशन है वो आपकी समाप्त ना हो। तो आपके लिए इसके बारे में और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, तो पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, नेशनल जब आपकी इमरजेंसी लग रही है, नेशनल जब इमरजेंसी लगेगी, राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है, नेशनल इमरजेंसी, तो इसमें क्या है, 30 दिन के अंतर्गत, 30 दिन के अंतर्गत क्या है, संसद से अनुमोदन क्या है, प्राप्त करना है। संसद से क्या है, अनुमोदन प्राप्त करना है, और 30 दिन में जैसे ही संसद से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा तो इसकी फिर वैलिडिटी बता दी जाती है कि अब ये 6 महीने तक क्या है, वैलिड रहेगा। इसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी कर दी गई है, 6 महीने इसकी वैलिडिटी कर दी गई है कि अब ये 6 महीने तक क्या है, प्रभावी रहेगा। अगर लगता है कि हालातों में अगर सुधार नहीं है तो दोबारा से क्या है, परमिशन लो संसद से, और दोबारा से क्या 6 महीने के लिए लगा दो। इस प्रकार हम लोग लगाते जाएंगे, और इसमें जो मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इसकी अवधि 1 साल रखी गई है, 2 साल या 3 साल या 10 साल। जब तक हालात नहीं सुधरेंगे तब तक क्या है, राष्ट्रपति जी लगाते रहेंगे। बस केवल कंडीशन यही कि 30 दिन में क्या है, संसद का अगर सत्र ना चल रहा हो तो अनुमति लेनी है, और ऐसा करके 6-6 महीने तक इसके लिए बढ़ाया जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति शासन की ओर। अब जो राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति है वो आपकी हो जाएगी राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति अगर शासन की बात करें तो इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 356 में दे रखा है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट जो आपका रूल है, राष्ट्रपति जो शासन है वो आपका कब लगाया जाएगा, तो आपके लिए ध्यान रखना है कि अगर राष्ट्रपति जी के लिए यह आभास हो जाए या फिर राज्यपाल के लिए यह आभास हो जाए कि संबंधित जो राज्य है वहां जो सरकार है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, मतलब संवैधानिक जो तंत्र है उसका क्या हो चुका है, विफल हो चुका है, तो राज्यपाल क्या है, राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि ये जो राज्य है, संबंधित जो राज्य है वहां पर आप क्या है, राष्ट्रपति शासन के लिए लागू कर दें। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाएगा। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है राज्यों में तब लगाया जाएगा जब राज्यपाल के लिए आभास हो जाए कि राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र है, राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र है वो क्या हो चुका है, विफल हो चुका है। मतलब जो राज्य सरकार है, स्टेट जो गवर्नमेंट है, वो संविधान के अनुसार अपना शासन नहीं चला पा रही है, तो राष्ट्रपति जी क्या है, राज्यपाल की सलाह पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए क्या है, लागू कर देंगे। अब राष्ट्रपति शासन के लिए जब लागू करेंगे तो इसमें भी आपकी क्या है, कंडीशन बनेगी कि आखिर आपकी ये जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए। मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद के अभी आप लोगों के लिए 3 सत्र बताए, संसद के तीनों सत्रों में से कोई भी एक सत्र क्या है, विद्यमान नहीं है,
तो फिर क्या होगा, तो इसमें बताया गया है कि 60 दिन के अंतर्गत, ये कोई ज्यादा मैटर नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार की समस्या नहीं है, राज्य की समस्या है। तो 28 राज्य आपके लिए बताया भारत में है, तो ये एक राज्य की किसी राज्य की समस्या है, तो इसके लिए ज्यादा कोई विशेष बल देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि 60 दिन के अंतर क्या है, संसद से क्या है, अनुमोदन लेना आवश्यक है। संसद से क्या है, अनुमोदन लेना आवश्यक है। तो संसद से अनुमति लेनी है। क्या इसके लिए हम लोगों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी? अब मान लो उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है, राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो उत्तर प्रदेश में अगर राष्ट्रपति शासन लगाए, केरला हो गया, असम हो गया, आपके नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट हो गए, साउथ वाले जितने भी हो गए, इन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी कहाँ है? तो इसमें पर बता दिया गया है कि लोग क्या है, साधारण बहुमत के माध्यम से इसके लिए क्या है, पारित करा सकते हैं। तो इसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, ये साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण, ठीक है, बहुमत के द्वारा इसके लिए लगाया जा सकता है। फिर भाई कि इसकी वैलिडिटी कितनी रह रही है, कितने समय तक इसके लिए लगाया जा सकता है? तो आपके लिए ध्यान रखना है कि इसके लिए एक बार में 6 मंथ के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, इसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी रखी गई है, 6 महीने रखी गई है कि अगर राज्य में हालात अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, राज्य है जो वहां पे संवैधानिक तंत्र अभी भी क्या है, विफल रह रहा है, तो इसके लिए आगे और बढ़ाया जा सकता है। और बढ़ाते बढ़ाते इसमें बताया गया है कि जो मैक्सिमम टाइम है, अधिकतम जो समय सीमा है वो कितनी निर्धारित की गई है, 3 वर्ष, कि 3 वर्ष के बाद में आपके लिए क्या है, जो राष्ट्रपति शासन है वो पूरी तरीके से क्या है, हटाना आवश्यक हो जाएगा। तो ये आपका था क्या, राष्ट्रपति शासन। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 356। इन परिस्थितियों में लगाया जाएगा, तो राज्यपाल के लिए अगर लग रहा है, संबंधित राज्य के राज्यपाल के लिए, कि उसकी जो सरकार है, वो संविधान के अनुसार अपना शासन नहीं चला पा रही है, तो वो राष्ट्रपति जी से सिफारिश करेगा कि संबंधित राज्य में क्या है, राष्ट्रपति शासन के लिए लगा दिया जाए। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसद से कितने दिन में अनुमोदन प्राप्त करना होगा राष्ट्रपति जी के लिए, तो 60 दिन में संसद से क्या अनुमोदन प्राप्त करना होगा। साधारण बहुमत की इसमें आवश्यकता होती है, और इसके बाद में क्या है, 6 महीने के लिए प्रभावी रहता है। और इस प्रकार से हम लोग इसके लिए बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन इसकी मैक्सिमम जो टाइम पीरियड रखा है वो 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। जैसे ही 3 साल अवधि पूरी, उसी दिन से आप लोग समझाएंगे कि जो राष्ट्रपति शासन है वो राज्य में क्या हो गया, समाप्त। अब प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे सीधे सीधे इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में पूछेगा कि राष्ट्रपति शासन जो सबसे पहले है वो लगा कहां है। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति जो शासन है वो सबसे पहले कहां पे लगा है। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि अगर हम लोग भारत की बात करें, तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन, भारत में सर्वप्रथम जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो कहां पे लगा है, पंजाब राज्य में लगा है। ठीक है, सर्वप्रथम आपका कहां पे लगा है, पंजाब राज्य में लगा है। और ये पंजाब में आपका कब लगता है, 20 मई 1951 के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन के लिए लगाया गया, तो वो आपका पंजाब हो गया। अब अगर 1951 के हम लोग पंजाब की बात करें, तो 1951 के पंजाब में पंजाब तो शामिल है ही, इसके अलावा आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश शामिल हो गया, हरियाणा आपका शामिल हो गया, इसके अलावा आपका क्या है, चंडीगढ़ वाला हिस्सा शामिल हो गया। पंजाबी वाले क्या है, पंजाबी भाषा के लिए बोल रहे हैं, हरियाणा वाले क्या है, हरियाणवी भाषा के लिए बोल रहे हैं, पर्वतीय वाले, उनकी जो संस्कृति है वो आपकी पर्वतीय हिमाचल प्रदेश वाली हो गई। तो इन लोगों में आपस में क्या है, विवाद हो रहा है, तो संवैधानिक तंत्र क्या है, खतरे में। तो राष्ट्रपति जी क्या है वहां पर उस समय क्या है, राष्ट्रपति शासन के लिए सबसे पहले लागू करते हैं। अब आपसे अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक बार ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें सबसे बार क्या है, सर्वाधिक बार, सबसे अधिक बार क्या है, राष्ट्रपति शासन आपका लग चुका है। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश और आपके मणिपुर, उत्तर प्रदेश और आपके मणिपुर ऐसे राज्य हैं जिनमें क्या है आपका 10-10 टाइम्स, ठीक है, 10-10 बार आपका क्या है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो सबसे ज्यादा बार आपका कहां लगा है, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में। कितनी बार लग चुका है, तो 10-10 बार यहां पे लग चुका है। इसके अलावा आपके लिए ध्यान रखना है कि पंजाब में आपका क्या है, 9 बार लगा है, पंजाब में आपका 9 बार लगा है। वहीं अगर हम लोग बिहार की बात करें, तो बिहार में आपका कितनी बार लगा है, 8 बार आपका लगा है। तो ये जो जानकारी थी वो आपकी किससे होगी, राष्ट्रपति शासन से। आगे हम लोग चल रहे हैं, एक और पॉइंट की ओर चल रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल। इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसके लिए लागू नहीं किया है। तो शॉर्ट में यहीं पे हम लोग नोट कर ले रहे हैं किसके बारे में, तीसरा वाला जो आपातकाल है जिसके लिए हम लोग बोलेंगे वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीसरी जो शक्ति है वो कौन सी हो जाएगी, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल की बात करें तो आप लोग कहेंगे कि इसका जो उल्लेख है वो
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। ये जो वित्तीय आपातकाल है ये आपका कब लगाया जाएगा, तो आपके लिए ध्यान रखना है कि वित्तीय अगर साख क्या है, संकट में है, ठीक है। अगर पैसे की क्या है, सीधी सीधी भाषा में समझा जाए तो अगर पैसे का क्या है, खतरा है, ठीक है, देश क्या है, दिवालिया होने वाला है, तो उस समय राष्ट्रपति के लिए अगर आभास हो जाए कि हमारा देश पैसे के अभाव में दिवालिया होने वाला है, पागल होने वाला है, तो राष्ट्रपति जी क्या है, वित्तीय आपातकाल के लिए लगा सकते हैं। तो वित्तीय अगर साख क्या है, संकट में है, वित्तीय साख अगर क्या है, संकट में है और पैसे की स्टेबिलिटी ना रहे, जो पैसा है आपका रुपया, इसकी स्टेबिलिटी अगर ना रहे, तो जो आपके राष्ट्रपति है वो क्या है, वित्तीय आपातकाल के लिए लगा सकते हैं। इसका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 360 में। प्रोसेस इसकी क्या रहती है, प्रोसेस इसमें ये रहती है कि इसमें भी क्या है, 60 दिन में संसद से क्या है, अनुमोदन लेना होगा। 60 दिन में क्या है, संसद से अनुमोदन लेना होता है। अनुमोदन होने के बाद में क्या है, हम लोग इसके लिए क्या है, 6 महीने तक प्रभावी कर सकते हैं, और 6 महीने को प्रभावी करने के बाद में अब इसके लिए हम लोग मैक्सिमम कितने टाइम तक बढ़ा सकते हैं, तो इसमें मैक्सिमम टाइम की कोई लिमिट नहीं दे रखी है कि जब तक खतरा है तब तक क्या है, आप लगातार लगाते रहें। जब तक क्या है, मैक्सिमम टाइम इसमें क्या है, अलॉट नहीं किया गया है। जब तक क्या है, खतरा आपके लिए लग रहा है कि वित्तीय स्थायित्व आपका संकट में ही जा रहा है, तो राष्ट्रपति क्या है, इसके लिए लगातार लागू कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए एक नोट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आज तक भारत में, ठीक है, आज तक भारत में एक भी बार राष्ट्रीय ये जो आपका वित्तीय आपातकाल है वो आपका नहीं लगा है। आपके लिए ध्यान रखना है, ये जो वित्तीय आपातकाल है क्या एक भी बार लगा है, तो आपके लिए ध्यान रखना है एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। पॉइंट करके लिख देना है, इंपोर्टेंट, आज तक नहीं लगा है। ये आपकी इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ पावर हो गई, इनके बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। बाकी प्रेसिडेंट्स की जो पावर है इनके लिए हम लोग विधायी शक्तियाँ और रहेंगी, इनके लिए हम लोग कल की कक्षा में प्रयास करेंगे करने का। और इसके अलावा भारत के जो राष्ट्रपति रहे, आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपतियों के नंबर मतलब क्रम से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी अगर फैक्ट होंगे राष्ट्रपति के, तो हम लोग तीसरी कक्षा में करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ कक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद।